ये सच्ची कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की जो ठंड के मौसम में अपनी कार से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक तूफान शुरू हो गया। उन्होंने अपनी कार को साइड में रोका और तूफान के रुकने का वेट करने लगे, पर कुछ ही देर में उनकी पूरी कार बर्फ के नीचे दब गई। अब वो दोनों बर्फ के नीचे दबी उस कार में कैसे जिंदा रहेंगे, यही देखेंगे हमारी आज की कहानी में। साल 2002 में अमेरिका में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ अपनी कार से नॉर्वे जा रहे थे। उनकी कार पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसा मैट की लापरवाही की वजह से हुआ था। ये दोनों अपने होटल जा रहे थे, तभी रास्ते में ही तूफान शुरू हो गया। मैट को सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ऐसे में ड्राइविंग करना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए मैट ने कार को रोड के साइड में रोक दिया। उसका प्लान था कि वो तूफान के रुकने का वेट करेंगे, लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई कि वो दोनों सो गए। अब जब उनकी आंख खुली तो उन्हें कार के चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही थी। ना ही उनकी कार स्टार्ट हो रही थी और ना ही वो डोर की विंडो खोल पा रहे थे। उन्हें नहीं पता कि वो बर्फ के कितना नीचे तक दबे हुए हैं और बर्फ में दबे होने के कारण उन्हें ये भी नहीं पता कि तूफान रुका है या अभी भी चल रहा है। ये जानना उनके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि तूफान कई दिनों तक भी चल सकता है और जब तूफान रुकेगा तो तभी उन्हें मदद मिल सकती है। और अगर तूफान चलता रहा तो उनकी कार के ऊपर और भी बर्फ इकट्ठा होती रहेगी, जिससे उन्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। ये सब सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हुआ था। ना ही कार का रेडियो काम कर रहा था और ना ही उनके फोन में सिग्नल था। अभी तक इन दोनों ने इस सिचुएशन को इतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि इनके पास खाना और पानी तो था ही और इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी कार रोड के साइड में ही है, जिससे अगर कोई रोड से गुजरेगा तो इन्हें देख ही लेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर कोई रोड बचा ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। तूफान अभी भी चल रहा था और उनकी कार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन दोनों ने अपने खाने को आपस में बांट लिया, जो कि लगभग 12 दिनों तक चल सकता था। उनके पास पानी की 2 बोतल थी। फिर भी नाओमी इस आइडिया से खुश नहीं थी। उसने मैट से कहा कि उन्हें कार से बाहर निकलकर मदद के लिए ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैट इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कार से बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि कार उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन थी। कार उनके लिए एक शेल्टर थी। बाहर जाने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मैट का सबसे समझदारी वाला डिसीजन था, क्योंकि नाओमी प्रेग्नेंट थी और एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर तूफान में घूमना उसकी बेवकूफी हो सकती थी। पर नाओमी मैट की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। दोनों की राय अलग थी और यहीं से दोनों में टेंशन शुरू होने लगी। तूफान अभी भी चल रहा था और उन्हें कार में फंसे 3 दिन हो चुके थे। उनके पास खाना था, पानी था, कैंडल थी और ओढ़ने के लिए कंबल भी थे। अभी तक उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। फिर भी मैट दूर की सोच रहा था। वो बहुत ही कम खाना खा रहा था। वो अपना खाना भी नाओमी के लिए सेव कर रहा था। पूरा दिन वो दोनों कार में एक जगह पर ही बैठे रहते और एक कार में वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए नाओमी वहाँ पर कुछ लिख रही थी। वो अपनी यही कहानी लिख रही थी। नाओमी थोड़ी केयरलेस भी थी। वो पानी पीती और बोतल को बिना ढक्कन लगाए ही रख देती, जिसकी वजह से बोतल नीचे गिर गई और उनका बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया। ये देखकर मैट उस पर चिल्लाने लगा। यहाँ उनके बीच टेंशन और बढ़ गई। लेकिन जितनी बार भी मैट नाओमी पर गुस्सा करता, वो कुछ ही देर बाद नाओमी को सॉरी भी बोल देता। वो दोनों आराम से सो रहे थे, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी कार के पास खड़ा है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी ऐसी आवाज आई कि वो जो कोई भी था वो उनसे दूर भाग गया। वो समझ गए कि वो कोई जानवर था। कार में फंसे हुए ये उनका 7वां दिन था। तभी मैट का ध्यान एक चीज पर गया। वो कैंडल से विंडो के पास की बर्फ को पिघलाने लगा ताकि वो विंडो खोल सके। पर
पर बाहर निकलने के लिए नहीं। उनका पानी खत्म होने वाला था। पानी खत्म होने के बाद वो बर्फ को पिघलाकर पी सकते थे और खाना खत्म होने के बाद वो बर्फ को खा भी सकते हैं, ऐसा मैट ने सोच रखा था। काफी देर की मेहनत के बाद वो आखिरकार विंडो को थोड़ा सा ही नीचे कर पाया। उसने अपना काम जारी रखा। नाओमी के हाथ से अचानक उसका फोन नीचे गिर गया। जब वापस उसने अपने फोन को उठाया तो अचानक उसमें सिग्नल आ गए। सबसे पहले उसने अपने डैड को कॉल किया। फोन पर उसने कुछ भी बात नहीं की, बस वो रोती रहती है। इतने में ही फोन डेड हो गया और यहाँ पर मैट फिर से नाओमी पर चिल्लाने लगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका था जो कि नाओमी ने वेस्ट कर दिया। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। अब वो दोनों वो सारी चीजों को रिग्रेट कर रहे थे, जैसा कि उन्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। नाओमी ने कहा कि हमें विंडो खोलकर बर्फ को तोड़ना चाहिए, लेकिन मैट को ये एक स्टूपिड आइडिया लग रहा था। और अगर एक बार विंडो टूट गई तो बर्फ उनकी कार के अंदर आ जाएगी, जिससे उनके लिए कार के अंदर भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को लेकर उनमें फिर से लड़ाई होने लगी। तभी नाओमी की सांसें रुकने लगी। नाओमी किसी तरह की पिल्स खा रही थी जो कि उनके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती थी और मैट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार अगले दिन तूफान रुक गया और रोड को क्लियर करने के लिए वहां एक ट्रक आया। ट्रक की आवाज सुनकर उनमें उम्मीद जाग गई। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर ट्रक की खुद की आवाज इतनी तेज थी कि ड्राइवर तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। ड्राइवर ने रोड को क्लियर किया और वहां से चला गया। अब मैट को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब उसे अपने फैसले पर ही डाउट हो रहा था। अगर वो विंडो तोड़कर बर्फ को हटा देते तो अब तक वो दोनों बच जाते। मैट के फैसले की वजह से ड्राइवर उन्हें नोटिस नहीं कर पाया। इसी टेंशन में उसने नाओमी को बताया कि वो किसी हॉलिडे पर नहीं आया, बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बात वो पहले नहीं बता पाया क्योंकि अब वो एक बाप बनने वाला था। ये सब सुनकर नाओमी को बहुत गुस्सा आता है और एक तरफ से यहाँ पर उनके रिश्ते का एंड हो गया। 14 दिन बीत चुके थे और अभी तक उनके लिए कोई मदद नहीं आई थी और ना ही अभी तक वो रोड शुरू हुआ था। अब उन्हें बर्फ पीने की नौबत आ चुकी थी, पर मैट अभी भी कार में ही रहना चाहता था। लेकिन नाओमी अब इस सब से पक चुकी थी। उसने मैट के सोने का वेट किया और मैट के सोते ही उसने विंडो को तोड़ दिया। जब मैट ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मैट को भी जख्मी कर दिया। किसी तरह मैट ने उसे काबू किया। नाओमी ऐसा फील कर रही थी कि वो किसी तंग जगह में फंस चुकी है और अब यहाँ से उसे अभी बाहर निकलना था। नाओमी का यहाँ पर दम घुट रहा था। इसी बीच नाओमी को बहुत दर्द होने लगा। मैट ने जल्दी से उसे कवर किया। नाओमी को लेबर पेन हो रहा था। नाओमी कार के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। इससे नाओमी बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि ये तो इन दोनों ने सोचा ही नहीं था। वो दोनों खुद तो मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे और अब जब उन्होंने विंडो तोड़ दी थी तो अब उन्हें एक और लाइफ का ध्यान रखना होगा। खैर नाओमी ने कार में ही बच्चे को जन्म दे दिया और ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी क्योंकि उनका खाना और पानी खत्म हो चुका था। अब वो उस बच्चे को कैसे जिंदा रखेगी। अब 19 दिन बीत चुके थे और खाना और पानी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। वो बर्फ खाकर ही काम चला रहे थे। मैट उस बर्फ को खोद रहा था क्योंकि अब उन्हें बाहर निकलना ही होगा, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए। विंडो टूटने की वजह से अब कार में भी ठंड लग रही थी और इनके लिए बच्ची को गर्म रखना बहुत जरूरी था। मैट ने अपने कपड़े खोले और अपनी बच्ची को ढक दिया। गर्मी मिलने पर बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसके साथ ही नाओमी भी सो गई। जब वो उठी तो उसने मैट से पानी मांगा, पर मैट कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब नाओमी ने देखा कि मैट पूरी तरह से जम चुका था। ये देखकर नाओमी पागल होने लगी। वो मैट को होश में लाने की कोशिश कर रही थी
पर अब वो होश में नहीं आने वाला था क्योंकि वो मर चुका था। मैट जितना कर सकता था वो उतना कर गया। उसने अपनी फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब नाओमी को अकेले ही अपनी बच्ची का ध्यान रखना था। वो अपनी बच्ची के लिए अपनी डायरी तक खा चुकी थी। उसने ओलिविया के लिए वो सब भी खाया जो डिलीवरी के टाइम पर उसके अंदर से निकला था और ये सब की वजह से वो खुद भी ट्रॉमा में जा रही थी। अगर वो भी मर गई तो उनकी बच्ची का जिंदा बचना भी नामुमकिन होगा। अब 23 दिन बीत चुके थे और नाओमी की हालत खराब हो चुकी थी। उसे अपने बच्ची का ध्यान भी रखना पड़ रहा था और पास ही में उसके हस्बैंड की लाश पड़ी थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और आज फाइनली बाहर सूरज निकल आया। सूरज की किरणें पड़ते ही बर्फ पिघलने लगी। नाओमी ने जल्दी से विंडो के पास से सारी बर्फ को हटा दिया। अब फाइनली वो कार से निकल सकती थी। उसने ओलिविया को एक बैग में डाला और मैट को गुड बाय बोलकर वहां से निकल गई। पर जैसे ही वो बाहर निकली तूफान फिर से शुरू हो गया। पर अब वो कार में वापस नहीं जाती क्योंकि मरना उसे अंदर भी है और बाहर भी, और सबसे जरूरी उसे अपनी बच्ची को बचाना था। तो उसने आगे बढ़ना शुरू किया। वो चलती रही और चलते चलते उसे शाम हो गई पर अब तक वो कहीं भी नहीं पहुंच पाई। तभी उसे एक प्लेन दिखाई दिया। वो प्लेन जिस तरफ जा रहा था नाओमी भी उसी तरफ चल पड़ी और चलते चलते वो कुछ ही देर में एक होटल के पास पहुंच गई। ये 24 दिन और उसके हस्बैंड के सैक्रिफाइस का नतीजा था जो वो खुद की और अपनी बच्ची की जान बचाने में कामयाब हो पाई। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई।